Hello everyone, myself Krish Kasadan and I cleared NEET UG 2025, and this video is the second part of how can you improve your mock test score because एक नीट एस्पिरेंट की पूरी जर्नी में सबसे टफ चीज़ यही होती है कि वो अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को कैसे इम्प्रूव करे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि उसका जो स्कोर होता है वो एक पर्टिकुलर मार्क्स पे आके अटक जाता है एंड फिर उसको इम्प्रूव कर पाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. इन द फर्स्ट पार्ट आई शेयर्ड विथ यू माई पर्सनल स्ट्रैटेजीज, द प्रॉब्लम आई फेस एंड हाउ आई इम्प्रूव्ड बाय ऑलमोस्ट 100 marks. And in this video, we will focus mainly on what strategies you should follow so that you can also see a similar jump in your score. So सबसे पहली चीज़ है कि मॉक टेस्ट का मेन मोटिव क्या होता है. तो अब मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स जब अपना टेस्ट दे के आते हैं और अपने मार्क्स चेक करते हैं, तो अगर उनके मार्क्स काफ़ी ख़राब होते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और अगर काफ़ी अच्छे होते हैं तो वो खुश तो होते हैं पर वो लापरवाही करने लगते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए. अब ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, वो तुम्हें फाइनल एग्ज़ाम से प्रिपेयर करने के लिए है. एंड मॉक टेस्ट में जो भी गलतियाँ हो रही हैं तुम उसे पॉजिटिवली लो इंस्टेड कि तुम डीमोटिवेट हो जा रहे हो, क्योंकि वो जो गलतियाँ तुम अभी कर रहे हो उनको अगर तुम अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो वो मेन एग्ज़ाम में तुम्हारी गलतियाँ रिपीट नहीं है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ योर मेंटालिटी एंड इनर मोटिवेशन. नाउ इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल. ये तुम्हारे माइंडसेट से रिलेटेड है, क्योंकि वो तुम्हारा माइंडसेट ही वो चीज़ है जो तुमको कुछ भी अचीव करने में हेल्प करता है. तो जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो तो तुम उसे इस मेंटालिटी से पढ़ो कि जो भी क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड तुम उसे सही करके आओगे. एंड एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब तुमसे कोई पूछता है कि तुम अपने मार्क्स को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास इस क्यू का आंसर बहुत क्लियर और स्ट्रांग होना चाहिए. अगर तुम्हारा क्यू क्लियर है, अब वो चाहे तुम्हारा डॉक्टर बनना सपना हो या फिर तुम्हें पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो, खुद को प्रूव करना हो, तो तुम ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट देने लगोगे. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज़ टेस्ट एनालिसिस. अब जब तुम्हारा कोई भी मॉक टेस्ट पड़ता है तो उसमें टेस्ट देना सिर्फ एक हाफ पार्ट है, बाकी बचा हुआ पार्ट है टेस्ट एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब टीम इंडिया का कोई मैच होता है और अगर वो मैच वो हार जाती है, तो अगर वो एनालाइज नहीं करती है मैच के बाद कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, तो नेक्स्ट मैच में भी वो वापस से वहीं पर आ जाएंगे जहाँ पर वो पहले थे. तो इसीलिए किसी भी चीज़ को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टेस्ट एनालिसिस जब तुम करो तो एक प्रॉपर अप्रोच से करो. एंड एक चीज़ और समझो कि तुम्हें टेस्ट एनालिसिस खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए करना है एंड ना कि खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ तुम एक नाम के लिए एक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो. अच्छा, स्टार्टिंग में तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जब तुम सीखने लगोगे क्या चीज़ें तुम्हें लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, क्या तुम्हें ध्यान रखना है, क्या तुम्हारे नोट्स में अंडरलाइन कर लेना तुम्हें, तो चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे पता लगने लगेंगी. बट नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट, तो देखो जब तुम टेस्ट दे के आए जिस दिन, तो उस दिन थोड़ी देर रेस्ट लो एंड देन तुम अपना पेपर वापस से देखो. अब तुमने हो सकता है पूरे दिन पढ़ाई की हो पिछले वाले दिन और तुम काफ़ी थके हो, पर इस चीज़ को ज़रूर से उसी दिन कर लो, वरना फिर अगले दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा. अब पेपर को वापस देखने से मेरा मतलब है कि तुम हर एक क्वेश्चंस को वापस से देखो कि तुमने किस तरह से उस क्वेश्चन को किया, क्या अप्रोच लगाई, एंड बस फटाफट उस पर एक बार नज़र मार लो. देन तुम देखो कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कौन से रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. पहले ही तो तुम्हारी सिल मिस्टेक हो गई, देन कौन सा तुमने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किया, देन कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी. तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से देखो. फिर लास्ट में आओ, तुमने कौन से क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए हैं, तुम उन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करो. हो सकता है एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार में होंगे, पर सॉल्व ज़रूर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उसका अप्रोच आता हो पर वो पहली बार में क्लिक ना कर रहा हो. तो जब तुम वो सॉल्व करोगे तो तुम्हें इतना तो पता चलेगा कि तुम्हें अप्रोच आता था, तुम्हारी कम प्रैक्टिस की वजह से वो तुम्हें पहली बार में नहीं क्लिक हुआ. तो अब तुम अगर अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो तुम आराम से उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे. एंड मिस्टेक नोटबुक तुम्हें बनानी ही है, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. तो मिस्टेक नोटबुक में इतना तुम कर सकते हो कि जो तुम्हें लगता है कि तुम वापस से वो गलतियाँ कर सकते हो, उन्हें लिख लो.
सिली मिस्टेक्स को ज़रूर से लिखो, उसके लिए तुम एक अलग कॉलम बना लो कि तुम उसमें बस सिली मिस्टेक्स ही लिखोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब अगली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें पता रहे कि तुमने कौन कौन सी सिली मिस्टेक की थी, ताकि इन चीज़ों की वजह से तुम्हारे नंबर ना कटें। एंड अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई थ्योरी के क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो या फिर बायो में एनसीईआरटी की लाइन गलत कर दे रहे हो, तो उसको एज इट इज़ नोट्स में जाके या फिर एनसीईआरटी में जाके मार्क कर लो। और हाँ, एक चीज़ और, अलग कलर के पेन से मार्क करो, ताकि जब रिवाइज़ करो नेक्स्ट टाइम तो तुम्हें पता रहे कि हाँ, यहाँ पर गलतियाँ मुझसे हुई थी इन लाइन में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम अपना फोकस सिर्फ अपने टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करने में मत लगाओ, अपना फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्योंकि बायो में एक दिन पहले तुम रट्टा मार के जाओगे तो तुम्हारे आराम से नंबर आ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर करोगे। अगर तुम रट्टा ही मार कर जा रहे हो तो तुम्हें हर टेस्ट से पहले यही सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एंड एक ना एक दिन तुम जाके थक जाओगे और फिर तुम वहीं वापस से पहुंच जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया था, या फिर हो सकता है उससे नीचे भी आ जाओ। तो लॉन्ग रन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ही तुम्हें स्टेबल स्कोर दिला पाएगा। देन कभी कभार तुम टेस्ट में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, एंड इस वजह से तुम्हारे या तो क्वेश्चंस छूट जाते हैं या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हड़बड़ी में, या फिर तुम ओएमआर बबलिंग गलत कर देते हो। तो ये चीज़ समझो कि जितना अभी तुम टेस्ट मैनेजमेंट अप्लाई करोगे अपने, तुम जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, उतना ही तुम ईजिली उस चीज़ को फॉलो कर पाओगे अपने मेन एग्ज़ाम में। अच्छा, अब तुम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो जब तुम अपना टेस्ट दे रहे हो? तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँ तो बायो में मैक्सिमम तुम 45 मिनट्स दो, देन केमिस्ट्री में 50 मिनट्स, एंड बाकी फिजिक्स के लिए रखो। एंड इसमें जो मैंने टाइम बताया है उसमें मैंने ओएमआर फिलिंग को इंक्लूड नहीं किया है। एंड ओएमआर के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ जो मैं फॉलो करता था, कि मैं पहले बायो और केमिस्ट्री को कर लेता था, उसके बाद उसकी ओएमआर भरता था, एंड देन फिजिक्स को मैं करता था, उसके बाद उसकी आराम से ओएमआर भरता था। अब इससे मैं अपने पूरे टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाता था। एक तो जो मुझे ईज़ी लगता था, दैट इज़ बायो केमिस्ट्री, एंड देन थोड़ा सा टफ विच इज़ फिजिक्स। इससे एक फ़ायदा जो तुम्हें रहेगा कि तुम लास्ट में ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे अगर टाइम कम बचा है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बायो केमिस्ट्री की भर चुके होगे, तुम्हें बस फिजिक्स की ओएमआर भरनी रहेगी, और इससे तुम सिली मिस्टेक्स भी नहीं करोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सिली मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक्स सबसे होती हैं, चाहे वो कितना भी कोई टॉपर हो, बट द थिंग इज़ कि तुम कितना एफर्ट्स ले रहे हो इन सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए। क्योंकि चलो ठीक है, अभी टेस्ट चल रहे हैं, तुम इसमें सिली मिस्टेक कर रहे हो, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, पर अगर यही चीज़ तुमने मेन एग्जाम में कर दी तो हो सकता है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारे हाथ से चला जाए, या फिर तुम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाहर हो जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सिली मिस्टेक्स को अभी से नोटिस करो एंड उसको सही करने के लिए एफर्ट्स लो। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको कम करने के लिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ तुम सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। देन टेस्ट के दौरान तुम यूनिट्स को चेक कर लो अच्छे से, देन कैलकुलेशन डबल चेक कर लो, और क्वेश्चन को पूरा रीड करो, क्योंकि ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर तुम अक्सर गलत करके आ जाते हो। एंड हाँ, क्वेश्चन रीड करते टाइम कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर कर लो, और ओएमआर भरते टाइम तुम गलतियाँ ना करो। तो इस वजह से अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मैं हमेशा मन में बोल के करता था कि लाइक 12 का बी 13 का सी, तो तुम मन में बोल बोल के करोगे तो इससे गलती होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। एंड द लास्ट थिंग टू रिमेंबर इज़ कि तुम जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम अपना 100% दे रहे हो तो तुम पेशेंस रखो, क्योंकि जब तुम अपना बेस्ट देने लगते हो तो हो सकता है तुम्हें 3-4 महीने तक सिग्निफिकेंट रिजल्ट ना दिखे, या फिर तुमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ना दिखे, बट तुम ऐसे केसेस में बस इतना कहो खुद से कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड यार, जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। हार्डवर्क का रिजल्ट हमेशा मिलता है, बस तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सो एंडिंग दिस वीडियो हियर, एंड लास्ट में बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने टेस्ट खुद देने होंगे, पढ़ाई खुद करनी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करना होगा। तुम्हारे लिए कोई बाहर से नहीं आएगा कि तुम्हारा काम कोई दूसरा आगे कर दे। गिव एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड एंड फिर देखो रिजल्ट्स कैसे नहीं आते। एंड एक चीज़ और कि सक्सेस सिर्फ नीट में सिलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। सक्सेस मतलब होता है कि अपना 100% देना, एंड अपनी जो भी जर्नी है तुम्हारी उसको एंजॉय करना और प्राउड फील करना। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as it keeps me motivated to make such videos. Thank you, all the best.